नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज का दिन बेहद खास और आज के दिन से ही उम्मीदें कल के दिन को लेकर बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि कल साल 2022 का आम बजट पेश होना है। इससे पहले आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक सेहत को लेकर कई बेहद अहम बातों का जिक्र किया गया है। यही वो इकोनॉमिक सर्वे है जो दरअसल में देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर माना जाता है। जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ है उसमें क्या कुछ है खास, ऐसा क्या है जिसको कल के पेश होने वाले बजट की झलक के तौर पर देखा जा सके, ये हम समझेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिर इकोनॉमिक सर्वे क्या संकेत दे रहा है? 2 साल से मंदी की मार झेल रही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे 2022 पेश कर दिया गया। इसमें दो राय नहीं कि इकोनॉमिक सर्वे में कुछ पॉजिटिव अनुमान सामने आ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे की कुछ अहम बातों पर गौर करें तो 2021-22 के दौरान जीडीपी की ग्रोथ 9.2% रहने की बात कही जा रही है। 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। 2021-22 में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 3.9% का अनुमान है। 2021-22 के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ 11.8% रहने और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 8.2% रह सकती है। हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद के चैलेंज से निपटने में सक्षम है। इकोनॉमिक सर्वे के जरिए इसके संकेत दिए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में खपत बढ़ी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने का अनुमान है, लिहाजा इकोनॉमिक सर्वे को लेकर मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है। इकोनॉमिक सर्वे के ठीक बाद स्टॉक मार्केट में आई तेजी ने इसका सबूत दिए हैं। ग्रोथ का अनुमान तो जताया जा रहा है, लेकिन ग्रोथ के लिए कुछ शर्तें हैं। 8 से 8.5% की विकास दर तब हासिल होगी जब महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर नहीं होगा, सामान्य मॉनसून रहेगा, कच्चे तेल की कीमत $70 से $75 बैरल के बीच रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा चिंता महंगाई को लेकर जताई जा रही है। कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी से हिंदुस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। अभी देश में खुदरा महंगाई दर 5.6% है, लेकिन थोक महंगाई दर डबल डिजिट में है। थोक महंगाई दर यानी WPI 20% से ज्यादा है। क्रूड ऑयल $91 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल के दाम 7 साल में सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे तो आ गया है, अब बजट का इंतजार है। अपनी खास पेशकश में हम एक्सपर्ट पैनल के साथ इकोनॉमिक सर्वे के साथ बजट से जुड़े मुद्दों की चर्चा करेंगे। टीम न्यूज नेशन। तो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान डॉक्टर SP शर्मा साहब। आप अर्थशास्त्री हैं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। प्रोफेसर अरुण कुमार सर, आज का जो इकोनॉमिक सर्वे है, हालांकि पढ़ने में समझने में बहुत वक्त लगता है, बहुत ज्यादा दस्तावेज होते हैं, लेकिन जो शुरुआती चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक क्या कुछ आपको लगता है जो राहत की बात नजर आती हो इकोनॉमी के फ्रंट पर? इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि चीजें धीरे धीरे पटरी पे आ रही हैं। 2 साल से काफी डाउन थी अर्थव्यवस्था और अब अनुमान लगाया जा रहा है आर्थिक सर्वे में। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा आता है उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े अलग से नहीं आते हैं जी। उसमें कृषि का तो आता है, लेकिन बाकी असंगठित क्षेत्र का ये मान लिया जाता है कि उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे संगठित क्षेत्र। तो हमारा संगठित क्षेत्र तो काफी अच्छा रिकवर किया है, लेकिन असंगठित क्षेत्र उतना अच्छा नहीं रिकवर किया है। वहां पे अभी भी परेशानी का दौर है, और उसमें जैसे कि संगठित क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हैं। कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जैसे कि टूरिज्म है, ट्रेड है, ट्रैवल है, इन सब में अभी भी परेशानी जारी है। हो सकता है कि अगर जब दोबारा जब कोरोना की मार ना पड़े तो वो भी इम्प्रूव करे, पर लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है वहां तो परेशानी है ही, तो इसलिए हमारा रेट ऑफ ग्रोथ अभी शायद उतना ना हो जितना कि कहा जा रहा है, और उसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, खासकर रोजगार के, खासकर जो हमारा कृषि क्षेत्र में परेशानी है जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, जो आर्थिक सर्वेक्षण भी मान रहा है। तो इन क्षेत्रों में हमें कुछ बताना पड़ेगा कि हम कैसे उसके डील करेंगे। और जो अभी सर्वे आया था कि जब बॉटम 60% जो है उनकी आमदनी गिर गई है, तो वहां पे आमदनी कैसे बढ़ेगी? अगर वो नहीं बढ़ी तो कंज्यूमर डिमांड सही नहीं बढ़ेगी, और कंज्यूमर डिमांड अगर कम रहेगी तो फिर अर्थव्यवस्था पटरी पे आने में समय लगेगा। तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा, और खासकर अब यूपी के चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो इसलिए सरकार मुझे लगता है बजट में कुछ करेगी इन सब तबकों के लिए। बिल्कुल। तो क्या कुछ अच्छी बात है और उससे ज्यादा क्या कुछ चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर?
ये प्रोफेसर अरुण कुमार सर ने आपको बताया। डॉक्टर एसपी शर्मा सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस बीच आम लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर? इकोनॉमिक सर्वे को आम आदमी किस तरीके से देख रहा है, समझ रहा है, ये जरा दिखाते हैं। पिछले साल हमारी 2 एक्सपेक्टेशन को गवर्नमेंट ने मंजूर किया था। फेरस स्क्रैप पे 2.5% ड्यूटी है, जिसको जीरो कर दिया, लेकिन वो सिर्फ 1 साल के लिए किया है। हमने गवर्नमेंट से रिपीटेडली दरख्वास्त की है कि इसको एटलीस्ट 5 साल तक रखिए, जब तक इंडस्ट्री मैच्योर नहीं हो जाए, जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाए फेरस स्क्रैप में। रही बात नॉन फेरस स्क्रैप की, नॉन फेरस स्क्रैप के अंदर भी कॉपर स्क्रैप के ऊपर 5% की ड्यूटी उन्होंने 2.5% की है। हमने सारे स्क्रैप के ऊपर जैसे जिंक हो गए, लेड हो गए, स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पे भी जीरो ही है। उनको दूसरे जितने भी मेटल स्क्रैप है उनके ऊपर, सबके ऊपर हमने 0% करने बोला है ड्यूटी गवर्नमेंट को। आज फिस्कल डेफिसिट के मामले में हम लोग 9.36 से, जो हमारा पहली वेव के दौरान था, आज 6.49 पे आ गया है, विच इज गुड, विच इज नाइस। मैं ये नहीं मानता कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। साधारण भाषा में फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है? हमारी कितनी इनकम है देश की और कितना खर्चा कर रहा है देश। है इस बार इज दैट द प्राइवेट हेल्थ केयर को थोड़ा और पुश मिले। पिछली बार गवर्नमेंट हैज़ डन ए फैंटास्टिक जॉब, जिससे दे हैव इंक्रीज द यूनियन एलोकेशन हेल्थ केयर बजट बाय ऑलमोस्ट 123% above the previous year. So that's a very good move. सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने एलोकेशन बढ़ाया गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर की तरफ। That's a good sign. But this year I think few things which we left out last year we expect is कि एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पिछली बार 34% रिडक्शन हुआ था बजट में। इस बार अगर वही नंबर अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर एसपी शर्मा सर, आपने सुना ये उद्योग जगत क्या कुछ उम्मीद कर रहा है आज के इकोनॉमिक सर्वे के बाद कल पेश होने वाले बजट में? क्या आपको लगता है कि ये जो चिंताएं थी, ये जो सवाल थे, इनको एड्रेस किया जा सकता है? क्या इसका रिफ्लेक्शन आज के इस इकोनॉमिक सर्वे में कहीं नजर आता है आपको? डॉक्टर शर्मा, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी जी सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे था 2020-21 का, उसमें इकोनॉमी के एक्सट्रीम लोज थे, जो पूरे साल में पेंडेमिक के द्वारा बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ, हर एक चीज के ऊपर इंपैक्ट हुआ, एवरी सेगमेंट वाज इंपैक्टेड। लेकिन इस साल का जो सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे है, वो रिकवरी का सर्वे है, जिसमें कि इकोनॉमिक रिकवरी दिखाई गई है। बहुत अच्छे जो इंडिकेटर्स हैं, उनके अच्छे ग्रोथ रेट्स हैं। और जो बजट है, जो आने वाला साल होगा, मैं उसको कंसोलिडेटिंग ईयर मानता हूं, तो जो कि हमारा ईयर ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा, जिसमें हम वी विल ग्रो इन द हायर ट्रैजेक्टरी। जैसे कि पहले दिखाया गया है कि हम एक ऐसी लेन में रहेंगे जो कि हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। जैसे 9.2 का हमारा ग्रोथ रेट इस साल के लिए है, अगले साल के लिए 8 और 8.5 के बीच में दिखाया गया है, जो कि एक इंडिया अभी वर्ल्ड का फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी बन चुका है। वापस हमने वही गति हासिल कर ली है। और खासकर जो मैं फोकस करना चाहता हूं, जैसे आपने पहले बात की, प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने बात की कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें भी ग्रोथ आनी चाहिए, वो एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि खासकर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनको हम माइक्रो यूनिट्स बोलते हैं, जो एमएसएमई के अंडर आते हैं, जो हमारे लगभग 6 करोड़ से ज्यादा ऐसे यूनिट्स हैं जिनको अभी भी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब डिमांड स्क्वीज हो गई थी तो बहुत ऐसी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। जब डिमांड स्क्वीज हुई तो उनके कारोबार जो थे वो अच्छे से वापस उस पटरी पे नहीं आ पाए हैं। तो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ खास प्रावधान इस बजट में हम देखते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा और उन बिजनेसेस को वापस उस गति में लेके आएगा जहां पे वो कोरोना से पहले प्रिवेल कर रहे थे। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो आने वाला बजट है वो खासकर स्मॉल बिजनेसेस के लिए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, जो यंग वर्कफोर्स है इंडिया का, उसके लिए जरूर कुछ नए प्रावधान लेके आएगा। और खासकर एमएसएमई सेक्टर, इस पर प्राथमिकता रह सकती है इस बजट में। लेकिन अरुण कुमार सर, आज जो ग्रोथ का आंकड़ा सामने आया है 8 से 8.5% का, उसमें कुछ शर्तें भी जोड़ दी गई हैं। उसमें कहा गया है कि अगर महामारी काबू में रहती है, अगर मानसून नॉर्मल रहता है, अगर तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं 70 से $75 प्रति बैरल, जो अभी 90-91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं, और जो ग्लोबल लेवल पर जो सप्लाई चेन है उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। इसमें से कुछ शर्तें तो ऐसी हैं सर जो हर इकोनॉमिक सर्वे में नजर आती हैं। मानसून उसमें एक हो सकता है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत हो सकती है, लेकिन ये महामारी का फैक्टर, ये सप्लाई चेन का फैक्टर, क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद 2020 के बाद ये ऐसी मुश्किलें हैं, ये ऐसी शर्तें हैं जिनसे पार पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है किसी भी इकोनॉमी के लिए? जी हाँ, देखिए, जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन के आधार पे करते हैं कि हम क्या सोचते हैं क्या होगा। तो इसलिए ये सरकार ने अच्छा किया है कि अपने आर्थिक सर्वेक्षण में ये साफ कर दिया है कि ग्रोथ 8.5% की तभी होगी जब ये सब चीजें सही होंगी, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीजें सही होंगी। तो इसलिए ये समझिए कि एक क्राइसिस से डील कर रहे हैं हम लोग, और एक मतलब एक रास्ता दिखा रहे हैं कि हम इस रास्ते से चलेंगे अगर सब ठीक रहा। पर मेरा मानना है कि एक हमारे पास एक प्लान बी भी होना चाहिए जी, कि अगर ये चीजें नहीं होती हैं, अगर ये चीजें बिगड़ी रहती हैं, तो हम क्या करेंगे। कि हमको मतलब जो आम जनता है उसकी परेशानी जो है, उसकी आमदनी कम हो गई, उसका जो रोजगार कम हो गया, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए हमें अभी से प्रावधान करना पड़ेगा। अगर समझिए कि स्थिति बिगड़ती है तो भी हमारी स्थिति इतनी ना बिगड़े, और अगर स्थिति अच्छी रहती है तो हमारी स्थिति और सुधर जाए। इसीलिए मेरा मानना है जी कि रोजगार पैदा करना सबसे जरूरी काम है, क्योंकि जब रोजगार नहीं होता है तो आमदनी कम हो जाती है, आमदनी कम हो जाती है तो कंजम्पशन कम हो जाता है। तो इसके लिए हमारे लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और अर्बन एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बहुत आवश्यकता है। जब वहां पे रोजगार पैदा होता रहेगा, अभी तो आप देखिए परिवार की जो क्या परेशानी है, यूथ की क्या परेशानी है कि एक तरफ इन्फ्लेशन की मार है। अच्छा, इन्फ्लेशन भी ऐसा है कि वो पूरा कैप्चर नहीं हो रहा, क्योंकि जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो इतने बढ़ गए थे, बहुत बढ़ चुके आपको ऑक्सीजन का एक्सपेंस वगैरह बहुत बढ़ गया था, वो हमारे इन्फ्लेशन के डेटा में नहीं आता। शिक्षा का एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि आपको मोबाइल फोन और आपको इंटरनेट और इस सब पे खर्चा ज्यादा करना पड़ा, तो वो तो हमारे इन्फ्लेशन में आता ही नहीं है। तो इसलिए इन्फ्लेशन कहीं ज्यादा रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है, और उससे परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो जब परचेजिंग पावर कम होती है तो आप देखिए तो Q2 में जो डेटा अभी आया था तो कंजम्पशन अभी भी 2019 के लेवल से कम है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कंजम्पशन को लेकर सरकार ने उम्मीद जताई अपनी आर्थिक सर्वेक्षण में, सरकार की हिस्सेदारी उसमें एक बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन डॉक्टर एसपी शर्मा साहब, ये भी कहा गया आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में इकोनॉमिक सर्वे में कि देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में सबसे सामने आ रही है, सबसे पहले आ रही है। $48 बिलियन का निवेश शुरुआती 7 महीनों में हो चुका है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इस आंकड़े को कैसे देखते हैं आप सर? ये एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा संकेत नजर आता है या अभी बहुत पीछे हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये हमारा जो साल था इसमें हमने रिकवरी की है। अगला वर्ष जो है हमारा कंसोलिडेशन का रहेगा, और हम वापस दुनिया के जो ग्लोबल चार्ट्स हैं उसमें बहुत ही लुक्रेटिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम वापस फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी बन चुके हैं, और टॉप 10 इकोनॉमीज में हमारा सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाया गया है। अभी जो रिसेंट IMF का स्टैटिस्टिक्स आया है उसमें हमारा ग्रोथ रेट जो इस वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए सबसे ज्यादा फोरकास्ट किया गया है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्टार्टअप्स और जिस तरीके से FDI हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और स्टार्टअप्स आगे ग्रो कर रहे हैं, तो भारत के लिए एक बहुत ही एक ऐसा खुशी का पर्व है कि हमने वापस एक रिकवरी गेन करके आगे जो हमारी रफ्तार है वो भी बरकरार रहेगी। नहीं तो 9% के ग्रोथ रेट के ऊपर अगले साल फिर 8.5% या 8% ग्रो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिल्कुल बिल्कुल डिफिकल्ट टाइम में। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारी प्रोजेक्शंस हैं 8 और 8.5% के बीच में, ये बहुत ही लुक्रेटिव है, और इससे और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो हमारी तरफ और अट्रैक्ट होगा और भारत में इन्वेस्ट करेगा, जिससे जैसे कि प्रोफेसर साहब ने पहले बताया कि कंजम्पशन रिवाइव होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड खपत बढ़ना जरूरी है। खपत अगर बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और उसके आधार पर ही जो पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र है वो चलता रहेगा। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार सर, आखिर में आपसे, कल वित्त मंत्री को बजट पेश करना है, क्या कुछ प्राथमिकता में रह सकता है वित्त मंत्री के आपके मुताबिक? रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्चा, या कुछ और भी? देखिए, चीजें कई हैं, क्योंकि आमदनी बढ़ानी है, खासकर कृषि में आमदनी बढ़ानी है। वहां पे जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तो उसके लिए हो सकता है कि सब्सिडी ज्यादा देनी पड़े, क्योंकि जो फर्टिलाइजर का जो है और जो डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, अगर फिर से बढ़ता है तो और परेशानी हो जाएगी। तो कृषि में प्राथमिकता देनी पड़ेगी, रोजगार जो करना पड़ेगा, और फिर जो MSME में माइक्रो को सेपरेट करना पड़ेगा, जैसे कि जय शर्मा जी ने कहा। और मेरा मानना है कि जो क्रिप्टो है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि क्रिप्टो ने बहुत बड़ी मार न पड़ जाए हमारे बैंकिंग सिस्टम पे वगैरह। तो क्रिप्टो की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस बजट में क्या प्रावधान लाते हैं और क्या डिजिटल करेंसी की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्टता अभी तक बहुत ज्यादा नहीं मिली है। क्या इस बजट में ऐसा हो पाएगा
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार सर आपका जुड़ने के लिए, डॉक्टर एसपी शर्मा साहब आपका भी जुड़ने के लिए। कल का पूरा दिन बजट को लेकर है, न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक हम आपको बताएंगे सरल शब्दों में बजट का क्या कुछ है मतलब। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।